हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में, बिजनेस सर्विसेज के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर 4 है क्लास 11 बीएसटी का। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसे सब्सक्राइब करने से जो हमारे न्यू वीडियोस हैं मैं जो रेगुलर डालूंगा तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं कि तीन तरीके के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर मेनली सर्विसेज सेक्टर आता है और जो सर्विस सेक्टर है ये सबसे ज्यादा जीडीपी में हमारी कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी में हमारे सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है और सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो गया बिजनेस के लिए। बिजनेस का जो एक रन करने के लिए सर्विस सेक्टर की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्विस सेक्टर उसे प्रोवाइड करता है। अब सर्विस सेक्टर में बार बार बोल रहा हूँ, तो इसमें सर्विस सेक्टर में आता क्या क्या है, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज है तो ये सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अब कोई आप कम्युनिकेशन हो रहा है वन कंट्री टू अनदर, ये भी एक सर्विस सेक्टर में आ गया। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसकी डिफिनेशन में क्या होता है सर्विस सेक्टर, उसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है सर्विस सेक्टर इंक्लूड बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एसेट्रा। The service sector contribute basic infrastructure is must for the smooth flow of business। ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। और जो सर्विस सेक्टर है वो द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करता है, इज मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस करने के लिए सर्विस सेक्टर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला है कि इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब कि सर्विस सेक्टर को हम टच तो कर नहीं सकते, कैन नॉट बी टच। सर्विस सेक्टर बस जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है उनको हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए इंटेंजिबल यहाँ बोला गया। ठीक है, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी का यहाँ मतलब है कि जो जैसे मैं हूँ, ठीक है, सेकंड कोई आदमी है, पर्सन है, तो मैं कुछ और सर्विसेज एक्सेप्ट करूंगा जिससे भी मैं सर्विसेज लूंगा, मेरी कुछ और डिमांड होगी, किसी और की कुछ और डिमांड होगी, तो सबकी अलग अलग डिमांड होगी और उन्हीं के हिसाब से जो कोई पर्सन प्रोवाइडर है सर्विसेज का वो उसे अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, जैसे आप पब्लिक सेक्टर के बैंकों में जाएंगे तो वहाँ अलग सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में जाएंगे तो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है। मेन काम तो सबका एक है कि पैसा डिपॉजिट करना, बट वहाँ सर्विसेज में आपको देखना कितना डिफर चेंज होगा। तो यही चीज आती है कि कस्टमर के हिसाब से ही, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ सर्विसेज चेंज हो जाती हैं, जो हमारा बिजनेस सर्विस सेक्टर है। थर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक। क्यों, देखिए होता क्या है कि जो सर्विस सेक्टर सर्विसेज हैं, सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज को एट द राइट तुरंत ही, जैसे सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है तुरंत ही उनको एक्शन लेके तुरंत ही किसी को प्रोवाइड करना होता है। जैसे सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है तुरंत ही किसी को प्रोवाइड करना होता है, किसी ना किसी को सर्विसेज वो लेनी होती है। ठीक है, जैसे आप सिनेमा हॉल में गए तो सिनेमा हॉल में एक सीट वैकेंट है, तो सीट अगर वैकेंट है तो वो एक तरीके का लॉस है। क्यों लॉस है, क्योंकि सर्विसेज एट द राइट टाइम तुरंत आपको लेनी पड़ेंगी, वो कोई आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज कोई चीज तो है नहीं कि स्टोर, वो तो एट द एक सर्विसेज है प्रोड्यूस की गई, तुरंत आप ले लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर का ही लॉस है। तो इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक नहीं कर सकते हैं, हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं कहीं। ठीक है, फोर्थ है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। मतलब कि जो सर्विसेज हैं जैसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उससे हम डॉक्टर की जो वो उसकी सर्विसेज है वो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे लॉयर है तो एडवोकेट लॉ वगैरह है तो उससे हम उसकी सर्विसेज सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते हैं। नॉन सेपरेबल होती है सर्विसेज, जो भी प्रोवाइडर है उनका, उनसे नॉन सेपरेट मतलब कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और थर्ड है, सॉरी लास्ट है, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। भाई
सिंपल सी बात है, अगर सर्विसेज हम किसको देंगे, कस्टमर को, तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जैसे कि टेलीफोन कंपनीज हैं, टेलीफोन कंपनीज ने अपना टावर वगैरह लगा दिए, अब उन्होंने कॉलिंग की फैसिलिटीज दे दी, अब कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग की फैसिलिटीज दे दी। जब तक कस्टमर उसका यूज नहीं करेंगे, सर्विसेज का यूज नहीं करेंगे, तो कौन सी किस बात की सर्विसेज। तो इन्वॉल्वमेंट तो जरूर होना ही होना चाहिए सर्विसेज एक सर्विसेज लेने के लिए। इन्वॉल्वमेंट सेकंड पार्टी का भी होना चाहिए, लिखा है ना, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके सर्विस सेक्टर के, बिजनेस सर्विसेज के और सर्विस सेक्टर की डिफिनेशन थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की आखिर हमारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, मेनली कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और मैं आगे अभी टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको जस्ट नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तीन टाइप की सर्विसेज जो मेन होती हैं। बिजनेस सर्विसेज अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम बात करेंगे सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं। तीन टाइप्स की, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज जैसे कि नेम सिग्निफाई कर रहा है, ये कौन प्रोवाइड करता है, बताइए कौन प्रोवाइड करता होगा इसे। प्रोवाइड तो कोई भी कर सकता है, बट यूज कौन करता है, बिजनेस, बिजनेस इंटरप्राइजेस। कौन यूज करता है, बिजनेस इंटरप्राइजेस। अब बिजनेस इंटरप्राइजेस अपने लिए तो यूज करेंगे, बट किस लिए यूज करेंगे, कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई। तो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि दे आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है। और जो हमारी बिजनेस सर्विसेज इंक्लूड क्या क्या करती है, जैसे मैंने अभी डिफिनेशन बताई कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका बैंकिंग हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गई, ये सारी उनकी जो हेल्पफुल रहती है बिजनेस सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। सेकंड अगर बात करते हैं सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज इसलिए करी जाती हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो, मतलब सोसाइटी का वेलफेयर हो, ताकि जो एक रिच और पुअर में एक जो गैप है वो हमारा क्या कहते हैं बैलेंस हो। और ये मेनली जो एनजीओ वगैरह हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करना चाहते हैं, वो करते हैं जो सोशल सर्विसेज होती हैं। सोशल सर्विसेज मेनली अपलिफ्टमेंट ऑफ वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए करी जाती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए करी जाती है। कुछ लोग एनजीओ वगैरह, ग्रुप वगैरह कोई भी फॉर्म कर लेते हैं, समिति वगैरह को कोई भी फॉर्म कर लेते हैं, तो वो लोग करते हैं मेनली, वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज क्या है कि पर्सन से पर्सन डिफर करती हैं, पर्सन से पर्सन और प्लेस टू प्लेस डिफर करती हैं। जैसे आप टूरिज्म में गए तो वहाँ अलग सर्विसेज आपको मिलेंगी, और जैसे आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह में गए तो वहाँ अलग सर्विसेज हैं। तो प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन जो पर्सनल सर्विसेज हैं वो आपको डिफर करती हैं, क्योंकि पर्सनल और पर्सनल का सबका एक एक ओपिनियन नहीं रहता, सब अलग अलग हैं और सबकी अलग अलग चॉइस भी है, तो इसलिए सबकी अलग अलग सबको सर्विसेज भी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे मेनली तीन टाइप के सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। अब हम बिजनेस सर्विसेज को डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विसेज वो तो छोड़ दीजिए, जो हम लोगों ने डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो तो हटाइए। अब बिजनेस सर्विसेज के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि वेयर हाउसिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सब ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग, सॉरी वेयर हाउसिंग तो मैं गलत बोल दिया, जैसे हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब हम लोग मेनली डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज की हम मेन बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अपना एक हेडिंग अलग से कर लीजिए, बिजनेस सर्विसेज, फिर उसके बाद सोशल सर्विसेज, फिर पर्सनल सर्विसेज की बात करेंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। इसको नोट करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरीज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज में हम लोग क्या क्या चीजें ऐसी थी, उनकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बैंकिंग था, वेयर हाउसिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था, तो उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। पोस्टल सर्विसेज था, तो इनको हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी है बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग। बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ठीक है। तो बैंकिंग का मीन्स क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है, सबसे पहले डिपॉजिट करना, बैंक में पैसे विड्रॉ करना पैसे, और बैंक कैसे अपने जो वर्कर्स हैं उनको पे ऑफ कैसे करती है। जैसे सपोज मानते हैं कि जैसे हम लोगों ने
रुपीस वगैरह डिपॉजिट करें तो बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देती है। अब जब हम कोई लोन वगैरह लेंगे तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगी, तो जो इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट होता है, और भी कोई सारी चीज़ें होती हैं जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उससे भी बैंक अपना इन्वेस्ट करके कहीं भी प्रॉफिट क्रिएट करती है। तो ये सारे उसका सोर्स हो जाते हैं इनकम के, जिसके थ्रू वो अपने एम्प्लॉयर्स को जो सैलरी वगैरह देने में हेल्पफुल रहती है उनकी। ठीक है, तो बैंक सर्विसेज के 3 टाइप के जो बिजनेस सर्विसेज में बहुत ही काम आते हैं फीचर्स, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला क्या है। सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंट। बैंक नॉर्मली कितने टाइप के अकाउंट ओपन करती है जब बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरी की बात करते हैं? तो सबसे पहले होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जानते होंगे आप लोग। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली पैसे डिपॉजिट करते हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हमें, और ऐसे ही हम लोग मंथली ईयरली ऐसे डिपॉजिट करते रहते हैं, 500 1000 रुपए ऐसे डिपॉजिट करते रहते हैं। ठीक है, करंट डिपॉजिट अकाउंट में विड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं होती है। कभी किसी किसी केस में लिमिट भी होती है, किसी किसी केस में लिमिट नहीं भी होती है, बट इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे इसमें क्या था कि आप सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कुछ आपका फायदा हो सकता है, बट इसमें कुछ नहीं। इसमें आपको एक ये नॉर्मली बिजनेसमैन के लिए होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, बस आप ये है कि डेली आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में ये नहीं होता। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जैसे होता है कि एटीएम से आप ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, महीने में मिनिमम 4 या 5 बार कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो अलग से जो बैंक है वो आपसे रेट काटेगी, सर्विस टैक्स काटेगी, सर्विस जो दे रही है उसका पैसा काटने लगेगी। फिर 5 तक लिमिट फिक्स रहती है कि 5 तक आप एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में, बट करंट में ऐसा नहीं होता। करंट में आप चाहे जितना निकालो। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट जो मंथली क्वार्टरली ईयरली करते हैं हम लोग, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे 5 साल के लिए 5 साल तक 100 रुपए डिपॉजिट करते रहते हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद हमें वो पैसा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड करके वो हमें पैसा ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं। ये मिनिमम 5 से 10 साल कैसे ही होती है। उसके बाद एफडी वगैरह कराई जाती है। उसके बाद पैसा डबल हो जाता है। जैसे 5000 की एफडी है तो 5 साल बाद हमें 10,000 रुपये ऐसे कुछ मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी हमारा बैंकिंग सर्विसेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का यहाँ मतलब है कि सेविंग बैंक अकाउंट के भी फंक्शन इंक्लूड करता है, और करंट के भी फंक्शन ये करता है, दोनों के फंक्शन करता है। सेविंग में सेविंग का फंक्शन करता है, करंट में करंट का फंक्शन करता है। मल्टी है मतलब दोनों का फंक्शन ये करता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ अकाउंट की अगर बात करेंगे तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट में हमारा क्या होता है, बैंक जितनी आपके में अकाउंट में पैसे नहीं उससे आप ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। बैंक आपको ये फैसिलिटीज देती है ओवरड्राफ्ट करने में। ठीक है, कैश क्रेडिट क्या है कि कोई आपको सिक्योरिटीज वगैरह रख के बैंक के पास आप कुछ पैसे आप लोन ले सकते हैं बैंक से। कुछ भी सिक्योरिटीज वगैरह, जैसे आप अपने घर के पेपर रख दीजिए, कुछ भी जैसे ज्वेलरी वगैरह रख दीजिए, आपके पास कैश नहीं है तो आप उससे बैंक से पैसे ले सकते हो, फिर आप उसको पे ऑफ करके आप अपनी सिक्योरिटी वापस ले सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन तो जानते हैं। शॉर्ट टर्म लोन कुछ छोटे टाइम के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा टाइम के लिए होता है। ये भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो देते हैं बैंक हमारे वो क्या है? सबसे पहला बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक, आरटीजीएस, नेफ्ट, ईएफटी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो बैंकर्स, ये सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि इसमें नॉर्मली एक पेपर होता है, पेपर या चेक होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जैसे हमें थर्ड पार्टी को किसी को पेमेंट करनी है तो इनकन्वीनियंस जो होती है, हमें पैसा इतना ले जाओ भाई, जैसे इंस्टीट्यूशन आपको किसी हायर स्टडीज में जाना है, वहाँ फीस ज़्यादा हो रही है, जैसे कि 50-60,000 हो रही है, तो वहाँ ये 50-60,000 आप हाथ में नहीं ले जाओगे, वहाँ के लिए आप डीडी बनवा लो। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट बनवा लो जिसे बोलते हैं। ड्राफ्ट जैसे बनवाए तो एक सिंपल सा वो साइन कर देते हैं बैंक वाले कि आपको वो थर्ड पर्सन को आपके अकाउंट आपका इतना पैसा उसको ट्रांसफर कर देंगे, और सेम साइन करके ऊपर टेप चिपका देते हैं। आपने कभी देखा होगा। ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसका सर्टेन जो बैंक होते हैं हमारे उसका सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं, जो भी उनकी फीस वगैरह रहती है, नॉमिनल फीस वगैरह वो चार्ज करते हैं। ठीक है, अब बैंकर चेक क्या होता है? बैंकर चेक क्या है? ये
एक गारंटी होती है कि बैंकर चेक में मतलब क्या होता है, बैंक एक गारंटी का काम करता है कि बैंक गारंटी लेता है दूसरे तीसरे पर्सन को पे ऑफ करने के लिए, और जो सेकंड पर्सन है जो गारंटी बैंक को दिलवा रहा है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बैंक को पहले ही दे देता है ताकि वो थर्ड पर्सन के पास पैसा पहुंच जाए। नॉर्मली ये रिलेटेड होते हैं बैंक ड्राफ्ट और बैंकर चेक, ठीक है। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता क्या है, फंड ट्रांसफर होते हैं, फंड से या सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती हैं। मिनिमम 2 लाख या फिर मैक्सिमम 2 लाख के फंड्स आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये इंडिया के किसी भी कोने में हो जाता है और मैक्सिमम 1 आवर लगता है इनको काम करने में, बहुत ही एक्यूरेट फास्ट रहता है इनकी सर्विसेज। और ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाले बैंक ही परफॉर्म कर सकते हैं। देखा होगा जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आरटीजीएस कई बैंकों में आजकल लिखा रहता है। निफ्ट और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं है। निफ्ट में बस इतना डिफरेंस है, एनईएफटी नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें ये इतना फर्क है कि ये मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं डिसाइड है, आप कितना भी पैसा इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हो देश के किसी भी कोने में। अब बात करते हैं ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, इनकन्वीनियंस जो होती है, मैंने अभी बताया ना, इनकन्वीनियंस जो होती है, जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा मालिक है तो वो मुझे सैलरी के हाथ में देने थोड़ी ना आएगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और मेरी सैलरी का 50-60,000 होगी तो 50-60,000 इतना हो जाएगा, काफी इतना। अब वो देने थोड़ी ना आएगा, ये लीजिए आप 50-60,000, वो सीधे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो यही हमारा ईएफटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए पैसा यूज करा जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। डेबिट कार्ड में जितना आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा है उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है, लिमिट नहीं होती, जितना आप चाहें उतना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे थे बैंकिंग सर्विसेज के इंपॉर्टेंट 3 कॉलम। सबसे पहला कॉलम था टाइप ऑफ अकाउंट, दूसरा था टाइप ऑफ एडवांस, और तीसरा था इंपॉर्टेंट सर्विसेज। ये सारे बैंकिंग सर्विसेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बिजनेस सर्विसेज का पहला कैटेगरी थी, बिजनेस सर्विसेज मैंने क्या बताया, तो बैंकिंग का काम होता है, फिर वेयर हाउसिंग का काम होता है, फिर टेलीफोन, इंश्योरेंस का, इन सब का काम होता है। तो बैंकिंग को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 3-4 इसके एग्जाम्पल हैं, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, इंश्योरेंस को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस सर्विस कैटेगरी के अंदर हमने बैंकिंग सेक्टर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज की। इंश्योरेंस सर्विसेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 4 इंपॉर्टेंट आदमी हैं इंश्योरेंस में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंश्योरेंस सर्विसेज होता क्या है। इंश्योरेंस सर्विसेज में इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरर बोलता है कि अगर आपका कोई लॉस होता है, अगर आप कुछ जो इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, और उसके लिए आपको हर महीने पहले तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। अब इंश्योरर और इंश्योर्ड कौन होता है, ध्यान सुनिएगा। इंश्योरर वो होता है जो बेवकूफ बना रहा है, और इंश्योर्ड वो होता है जो बेवकूफ बन चुका है, बनने वाला है, ठीक है। मतलब समझे, इंश्योरर है कंपनी वाला आदमी और इंश्योर्ड है हम लोग। इंश्योर्ड कौन है, हम लोगों को बेवकूफ बनने वाले ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलने वाली, हर महीने देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आजकल तो कई सारी फ्रॉड कंपनीज है वगैरह, जैसे सहारा का भी आया था केस कि पैसे लेके भाग गए सहारा। और पल्स एक कंपनी आई थी, पल्स, अगर आप कंपनी नहीं जानते होंगे तो जो कोई मैच वगैरह देखता होगा वेस्ट इंडीज वगैरह का, तो वेस्ट इंडीज की पहले शर्ट में पल्स वगैरह लिखा रहता था यहाँ, तो वो इंश्योरेंस कंपनी थी। तो उसमें मैंने भी कराया था मतलब मेरे फादर ने कराया था मेरा, तो पैसे लेके भाग गए। तो ये सब चल रहा है आजकल। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी एक ट्रस्टेड है जो अभी तक चल रही है मेरे हिसाब से, और बाकी तो एसबीआई वगैरह ने भी अब चालू कर दिया, आईसीआईसीआई ने भी चालू कर दिया। तो ये समझिए, इंश्योरर कौन है, जो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, और इंश्योर्ड कौन है, जो बेवकूफ बनने वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंश्योरर मींस जो कंपनी का आदमी जो इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑफर करेगा, जो बोलेगा कि आपको अगर कोई आपका लॉस होता है, अगर वो आपके प्रिंसिपल पॉलिसीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, पैसा देंगे। और इंश्योर्ड कौन है, जो मतलब हर महीने प्रीमियम भरेगा, हर महीने पैसा भरेगा, और वो सारी उसने पॉलिसीज पढ़नी है, और वही जो नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है। हैपनिंग ऑफ द इवेंट मींस क्या होता है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट मींस होता है कि जब
कोई इवेंट होगा, जैसे कोई इवेंट, जैसे आपका कोई लॉस होगा, तभी आपको इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी है, आपके घर में खुशी है, आपकी शादी हो रही है तो इंश्योरेंस का अमाउंट मिल गया, नहीं। जब आपके इंश्योरेंस कुछ उससे रिलेटेड, जैसे फायर इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो अगर उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप अगर सेटिस्फाई करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको वो अमाउंट कंपनसेशन देंगे। तो यही हो गया हैपनिंग ऑफ द इवेंट। किसी इवेंट, कोई चीज जब होगी, कोई दुर्घटना जब होगी, तब आपको पैसा मिलेगा। और प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम तो जानते हैं आप। प्रीमियम या तो इंश्योरेंस में क्या होता है, क्वार्टरली आप जमा कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो पैसे होंगे क्वार्टरली जमा करे जाते हैं, या तो से मंथली, मंथली तो जमा नहीं करते हैं, हाफ ऑफ ईयर में जमा करते हैं, ठीक है, और या तो ईयरली जमा होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्रीमियम। ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इंश्योरेंस सर्विसेज के। अभी इंश्योरेंस सर्विसेज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल क्या होते हैं? रूल्स और लॉ होते हैं ना। एक प्रिंसिपल, भाई आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे कि रूल, प्रिंसिपल क्या है जिसमें वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इंश्योरेंस में भी इन प्रिंसिपल को जब सेटिस्फाई करेगा तभी उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो कुछ 7-8 प्रिंसिपल है, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, फिर मैं इस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज के प्रिंसिपल की, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात करी थी जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंश्योरेंस के, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। सबसे पहला इंश्योरर, जो बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। इंश्योर्ड, जो बेवकूफ बन चुका है, बनने वाला है क्या, तो ठीक है। अब थर्ड क्या था बताइए? थर्ड था हमारा हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कोई भी अगर इवेंट होता है तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा। और फोर्थ था प्रीमियम, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है, ये सारे प्रिंसिपल सेटिस्फाई होने चाहिए तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि इसमें क्या होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में फेथ होना चाहिए। जैसे हम पॉलिसी ले रहे हैं, हम इंश्योर्ड हैं, इंश्योर्ड कौन है, हम बेवकूफ बनने वाले ना, तो इंश्योर्ड है, तो हमें क्या कहते हैं, अपनी सारी चीजें बतानी होंगी कि ये प्रॉब्लम, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम करवा रहे हैं तो अपने बारे में बताएंगे कि हमें हाँ इस चीज की प्रॉब्लम है, और वो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहीं ये तो नहीं कि आज मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और फिर क्या हुआ, कल मुझे मैं पता चला उनको बाद में हार्ट का पेशेंट हूँ और फिर मैं परसों मर गया, तो उनका तो भाई लॉस हो जाएगा। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपको भी उन पे फेथ रखना होगा, उनको भी आप पे फेथ रखना होगा, और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तभी आप एक पॉलिसी के लिए लायबल हो गया, ठीक है। जब पूरी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए आपका, उनका इंश्योरर का इंश्योर्ड में होना चाहिए, इंश्योर्ड का इंश्योरर में होना चाहिए, और जो सारी चीजें हैं वो पूरी आप डिस्क्लोज कर देनी चाहिए उनको, ठीक है। सेकंड बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपका जैसे कि अब हाँ, जैसे कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आप भी कोई पॉलिसी, पर्टिकुलर पॉलिसी अगर ले रहे हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आपने कोई पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हर महीने आपको पैसा डिपॉजिट, प्रीमियम क्वार्टरली प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको एक इंटरेस्ट होगा, तभी जब आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप एक पॉलिसीज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जो इंश्योरेंस है उसको अच्छे तरीके से चला पाएंगे आगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि इंश्योरेबल जो हम हैं उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो पॉलिसी हम ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पे। इंश्योरेबल का हमारा जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम पॉलिसी अच्छे से मैनेज थोड़ी ना कर पाएंगे। 1-2 क्वार्टरली हमने पैसे देंगे, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। तो रेगुलर आप पैसे देते रहिए, इंटरेस्ट रखिए, उसमें क्या चीजें हैं उसमें अच्छे से एनालाइज करिए और पॉलिसी का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। आप देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी। इंडिमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी मींस क्या है, जैसे कि ये इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट एंड लॉस का खेल नहीं होता है। प्रॉफिट करवा देंगे, आपका लॉस करवा देंगे, ये नहीं होता है। कि जैसे बात समझिएगा, जैसे मेरा लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, जिस पोजीशन में मैं पहले था उस पोजीशन में मुझे फिर से ले आएंगे। वो ये नहीं करेंगे कि 1 लाख की जगह 2 लाख ले, 1 लाख मुझे लॉस हुआ तो 1 लाख फिर से दे देंगे मुझे, फिर से वो उस पोजीशन में ले आएंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि 1,15,000 ये सब नहीं देंगे। तो इंडिमनिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस पोजीशन में पहले था उस पोजीशन में मुझे ले आएंगे। एक प्रॉफिट और लॉस का कोई काम नहीं करेंगे, या हमारा प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ या हमारा लॉस हुआ तो वो उसने रिकवर कर दिया, ठीक है। तो जिस पोजीशन में पहले था उस पोजीशन में मैं फिर से आ गया, ठीक है। अब देखो, अब
प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कई लोग होते हैं जो ज्यादा दिमागदार होते हैं, कुछ होते हैं इंडिया में जो ज्यादा दिमागदार होते हैं, तो क्या करते हैं वो दो तीन पॉलिसीज कर लेते हैं, दो तीन इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे मेरी शॉप है, मेरी शॉप में आग लग गई, अब एसबीआई वाले आ रहे मुझे पैसा, वो सोचते हैं एसबीआई वाले आएंगे मुझे पैसा देंगे, आईसीआईसीआई वाले देंगे मुझे पैसा, एलआईसी वाले देंगे, मतलब कोई भी कंपनी है वो मुझे पैसा देंगे, तो तीनों जगह से पैसा आएगा, अरे वाह बढ़िया, अभी 1 लाख लगा देंगे इसमें, फिर उसमें हाँ ठीक है बढ़िया चलो। मगर कंपनी वाले उनसे भी होशियार है भाई, वो कंपनी चला रहे हैं, वो आपसे भी होशियार है, तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारा देखते हैं 1 लाख का है और हमने 3-4 पॉलिसीज ले रखी हैं, तो पॉलिसीज वाले जो इंश्योरर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, तो आपस में बात करके आप जो जैसे 3 जगह आपने ले रखा है, तो तीनों लोग मिलके पैसा देंगे आपको 1 लाख रुपए, तीनों लोग मिलके, कोई 30,000 दे देगा, कोई 30,000 दे देगा, कोई 40,000 दे देगा, तो ऐसे 1 लाख देगा। पर्टिकुलरली कोई 1-1 लाख नहीं देगा सब लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपने 3 जगह ले रखा है तो कंट्रीब्यूट करके सब लोग देंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये हमारी पॉलिसीज होती हैं, सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ा, ठीक है। तो अब ये क्या है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या है कि जैसे आपका लॉस हो गया, मानिए जैसे आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस जैसे 1 लाख रुपए का हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे वापस कर दिए, 1 लाख रुपए दे दिए, इंश्योरेंस आपने करवाया था दे दिए, ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर बाद में आपने दिमाग लगाया कि आपकी फैक्ट्री में जैसे आग वगैरह लगी, तो फैक्ट्री में जैसे आग लगे, कुछ माल मतलब लोहा टाइप का बचा, तो आपने सोचा कि इसको बेच दूं मैं तो 10-15 हजार रुपए निकल आएंगे, तो मेरा फायदा ही है, मुझे पैसा तो पूरा मिल गया। बट नहीं, जो आप सेकंड टाइम दिमाग लगाने की सोच रहे हैं ना कि जो फैक्ट्री की चीजें हैं, जो जल गई चीजें, उनको अगर बेच दूं मैं, लोहा वगैरह आयरन वगैरह बेच दूं, तो वो पैसा मेरा होगा, नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी का पैसा होगा। वो किसका पैसा होगा, इंश्योरेंस कंपनी का। वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेंगे, क्यों रखेंगी, क्योंकि उन्होंने आपको कंपनसेशन पूरा पूरा दे दिया है, जो आपका लॉस हुआ था, जो आपका लॉस हुआ था वो आपको दे दिया। आप सेकेंडरी अगर दिमाग लगाने की सोचेंगे तो वो उनका ही है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनका, अगर आप छुप के कर लेंगे तो वो अच्छी बात है, दिमाग तो हर जगह लगता है आजकल, ठीक है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका सेकेंडरी, जो आप बेसिक सेल वगैरह करके कुछ आप करना चाहें, जैसे आपकी बेकरी की शॉप है, आप आग लगे, कुछ कुरकुरे के वगैरह पैकेट बिक गए, आप सोचे हाँ चलो इससे बेच देंगे, चलो नहीं कुछ फायदा हो जाएगा, तो ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो गलत है, बट कुछ लोग कर देते हैं, आप कौन रोक सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा में क्या होता है कि अब आपका एक पर्टिकुलर लॉस होना चाहिए, मतलब कि जैसे आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, तो फायर इंश्योरेंस होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस ये नहीं होना चाहिए कि उससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे फायर इंश्योरेंस करवाया तो आग सही में लगी होनी चाहिए, आग ये नहीं कि जैसे कुछ भी हो गया, फ्लड वगैरह आ गया, तो उस केस में आपको नहीं देंगे, आग सही में लगी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे फायर इंश्योरेंस तो आपका या तो ये जो शॉर्ट सर्किट हो गया है, फायर आग वगैरह लग गई, आपका लॉस हुआ है, तब भी वो पैसा देंगे, मतलब उससे रिलेटेड कॉज होना चाहिए। जैसे फायर इंश्योरेंस तो उससे रिलेटेड जब आपका कॉज होगा तभी वो आपको कंपनसेशन देंगे, ठीक है ना। कॉज प्रॉक्सिमा में मतलब कि जिस भी चीज का, अगर लाइफ इंश्योरेंस का है तो लाइफ इंश्योरेंस वो भी आपको देखेंगे कि आपका हाँ कोई जिस चीज का आपने करवाया था उस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुई है, तभी वो आपको कंपनसेशन देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ माइग्रेशन ऑफ लॉस में क्या होता है कि अब कुछ लोग होते हैं जैसे इंश्योरेंस करवा लिया तो कोई बात है छोड़ दो, कोई केयर ही नहीं, कार का इंश्योरेंस करवा लिए छोड़ो जलने दो, पैसा तो मिलना ही, ये नहीं, ये आपको कार की प्रॉपर टेक केयर होती, इन दी केस अगर गलती हो जाती किसी से तो आपको वो जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। ये नहीं कि आपने अगर इंश्योरेंस करवा दी बस छोड़ो हटाओ यार खड़ी रहने दो, चाबी खोल के खड़ी कर दी, हाँ चोरी हो जाने तो पैसा तो मिल ही जाएगा, आग लग जाने तो पैसा, मिट्टी का तेल डाल दिए पैसा मिल जाएगा, पैसा तो मिल ही जाएगा, ये सब नहीं मगर ये लोग दिमाग लगाते हैं, आपने कई केस भी सुने होंगे, नहीं केस सुने तो गूगल में सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे थे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल को मैंने अपनी लैंग्वेज में इसलिए समझाने की कोशिश करी कि जब आप मेरा ये समझ लेंगे तो बुक में वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इंश्योरेंस और एश्योरेंस। कहाँ गया लिस्टर, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या होता है, देखिए एक होता है इंश्योरेंस और एक होता है एश्योरेंस,
ठीक है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है ये देखिए। इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आपका अगर लॉस हुआ है, जिस चीज का आपने इंश्योरेंस करवाया है उससे रिलेटेड आपका लॉस हुआ तभी आपको पैसा मिलेगा। और एश्योरेंस में बेटा ऐसा नहीं होता है, एश्योर होते हैं आपकी, आप करवाते रहिए, पॉलिसी को पैसा जमा करते रहिए, 5 साल बाद आपको पैसा मिलना है। आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो चाहे ना हो, आपको पैसा मिल जाएगा 5 साल बाद। बट इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा केस होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि LIC में क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, जब मैंने इंश्योरेंस करवाया तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, बाद में नहीं मिलता है। अगर आपका लॉस हुआ है उससे रिलेटेड तो आपको पैसा मिलेगा। और एश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। एश्योरेंस में आप एश्योर हैं कि आपको पैसा मिलना ही मिलना है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड बाद। ठीक है। तो इंश्योरेंस और एश्योरेंस में ये डिफरेंस था। एक नॉर्मल सी छोटी सी हेडिंग दी है आपकी बुक्स में वगैरह में, तो मैं तभी मैंने समझा दिया। प्रिंसिपल, ये जितने प्रिंसिपल थे आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा वो कौन सा समझ में नहीं आया है। ठीक है। तो ये आप सारे नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमेशन और प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन सारे आप नोट कर लीजिए। वीडियो प्लेबैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस नॉर्मली मैं बताऊंगा। सो बात करते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस की। टाइप ऑफ इंश्योरेंस सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किस लिए कराया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि या तो हम रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली या तो रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। ठीक है। तो ये जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी है कि हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी कल मर जाए, शायद हम कल मर जाए, कल वीडियो ना डाल पाए। ठीक है। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाऊँ और शायद मैं 100 साल तक मतलब अपना जो बर्थ रेट पूरा कंप्लीट करूं। ठीक है। बर्थ ईयर्स पूरा कंप्लीट करूं। ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी जो होती है, इसलिए लाइफ जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है जिंदगी के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है, वही चीज चलती है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड होते हैं, बेवकूफ बेवकूफ बनाने वाला और जो बेवकूफ बन चुका है वो दोनों रहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि लाइफ इंश्योरेंस में जो हमारा क्वार्टरली पैसे जमा होता है, हाफ ईयरली या तो ईयरली जमा होते हैं पैसे, और एक कोई सर्टेन फिक्स पीरियड बाद हमें पैसा मिल जाता है। तो वही हम दो टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे लाइफ इंश्योरेंस हैं जिसमें कुछ टाइम पीरियड बाद पैसा मिल जाता है और कुछ टाइम पीरियड बाद पैसा जिसमें नहीं मिलता, पूरी लाइफ भर चलता रहता है। एक सबसे पहला है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरा एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अब जैसे मैंने एश्योर बताया था, एश्योर मींस पक्का है, उसमें क्या है, पक्का है कि आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो इसमें क्या होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी मतलब कि जिसके ऊपर मेरे ऊपर जैसे कराया गया तो मुझे पूरे हमेशा लास्ट तक पैसे देते रहना होगा। होल लाइफ जब तक मैं जीऊंगा तब तक मुझे पैसे देना होगा। फिर उसके बाद जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो बच्चे होंगे, डिसीज होंगे, पार्टनर जो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स होंगे, उनको स्पाउस वगैरह उन सबको पैसा मेरा मिलेगा। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, ये बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता है। इसमें कोई फिक्स भी नहीं कब तक पैसे देते रहो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स रहती। जब तक जिंदा हो, जिंदा कभी भी शायद जरूरी कि एक कल हम मर जाए, हम 100 साल बाद मरेंगे। ठीक है। तो वो इसमें रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है। इसमें बस इंतजार करते रहो, अच्छा जब ये लुढ़केंगे तब पैसा मिलेगा। घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, बताओ पॉलिसी कब मिलेगा पैसा, जब ये लुढ़केंगे तब मिलेगा। ठीक है। तो ये रहता है इसमें। एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी में मतलब लाइफ का तो इसमें रहता है कि लाइफ के बाद आपके जब डेथ हो जाएगी तब मिलेगा। इसमें एक सर्टेन फिक्स टाइम पीरियड भी रहता है, जैसे 10-20 साल का आप करा लीजिए तो 10-20 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा। या तो आपको क्या कहते हैं कि और 10-20 साल का है तो 10-20 साल तक आपको बस पैसे देना पड़ेगा। इसमें इसकी तरीके लाइफ तक पूरे जिंदगी भर पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको कुछ टाइम पीरियड बाद तक पैसा देना पड़ेगा। और इसमें क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ प्रीमियम होता है ये बहुत ही लो होता है। इसमें क्या होता है, लो होता है रेट ऑफ प्रीमियम, और इसमें फिक्स होता है। इसमें हर महीने आपको इतना ही देना है। ठीक है। रेट ऑफ जो प्रीमियम पैसा जो हर महीने क्वार्टरली वगैरह देना होता है, हर महीने नहीं देता होता, बाद में मैं हर महीने बोल रहा हूँ। ठीक है। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है। ठीक है। तो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मॉडर्न टाइम पे आजकल यूज करी जाती है, और जो ये एश्योर होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी थी ये हमारी ट्रेडिशनल में थी, पहले यूज करी जाती थी। ठीक है। तो यही था हमारा लाइफ इंश्योरेंस
जो इसके जो टू टाइप्स थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फायर इंश्योरेंस की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है और एंड्यूरमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अनलिमिटेड है, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मिलेगा, और जिसमें क्या सर्टेन एक टाइम लिमिट तय कर दी जाती है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस तो आप जानते ही हैं, इसमें दो लोग आते हैं, एक बेवकूफ बनाने वाला, एक जो बेवकूफ बन चुका है, इंश्योरर और इंश्योर्ड। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर मैं फायर इंश्योरेंस की बात करता हूँ। फायर इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी का ही इंश्योरेंस का ही पार्ट है। तो सबसे पहला इंश्योरेंस कौन सा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस। अब मैं पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस। जल्दी से इसे नोट करिए। सो अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप के इंश्योरेंस की, जो है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मेनली ये क्या है कि जो प्रॉपर एक इंडस्ट्री से बिजनेसमैन है वो करवाते हैं अपना, कोई भी अगर उनका इन दी केस अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए वो करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी अनसर्टेन कोई लॉस होता है, माल ले जा रहे हैं, आग लग गई उसमें, और या तो कोई स्पार्किंग वगैरह हो गई कंपनी में, कुछ भी रीजन हो सकता है प्रॉपर। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं। मेनली किससे रिलेटेड है, फायर से रिलेटेड, आग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें भी वही दो लोग होते हैं, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड, मतलब कि मैं नहीं बताऊंगा क्या मतलब की। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। तो फायर इंश्योरेंस में एक स्पेसिफिक पॉलिसी होती है। स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब है कि अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरेंस में गुड, मतलब कि अगर या तो लॉस अगर हुआ है आपके प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे इंडस्ट्रीज में फायर की वजह से अगर लॉस हुआ है तो ही आपको इंश्योरेंस का जो पैसा है वो मिलेगा, और न, ऐसे नहीं मिलेगा। किसी और रीजन से लॉस हुआ है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक पॉलिसी वो असाइंड है सिर्फ फायर के लिए। अगर आपका शॉर्ट स्पार्किंग होती है, कोई भी आग लग जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में कई लग जाए, गोदामों वगैरह में आग लगे, गोदाम सॉरी कह रहा हूँ, कारखाने वगैरह में आग लग जाती है, तो उस केस में आपको स्पेसिफिक पॉलिसी में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। डबल इंश्योरेंस मींस यहाँ क्या है, डबल इंश्योरेंस मींस क्या है कि मैंने बताया ना कि कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, यहाँ भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, वहां भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बट जो उनको कंपनसेशन मिलेगा एक्चुअली में, जो उनका लॉस जितना हुआ, जैसे 1 लाख रुपए लॉस हुआ है उनका, तो दोनों जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो दोनों कंबाइन करके देंगी, मतलब 50,000 एक देगी, 50,000 एक देगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख दोनों देंगी अगर डबल इंश्योरेंस की बात है तो। ठीक है, और री इंश्योरेंस में क्या होता है, री इंश्योरेंस एक नया टर्म है। री इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, इंश्योर्ड हूँ मैं, और एक इंश्योरर है कंपनी का आदमी, जैसे हमने उससे करवाया 10 लाख का क्या इंश्योरेंस, तो जैसे मैंने करवा लिया, मेरा काम खत्म। अब वो रिस्क कि मुझे पूरा पूरा अमाउंट ना देना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेंगे, दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेंगी। तो इन दी केस अगर मुझे लॉस होता है तो 5 लाख वो देगी, 5 लाख वो देंगी। ठीक है ना, तो ये होता है, मतलब कि इसमें इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो इंश्योरेंस डबल करवा लेती हैं, फिर से री इंश्योरेंस करवा लेती हैं अपने ही जान पहचान में, अपने ही जान पहचान की या किसी और कंपनीज वगैरह में। ठीक है, तो ये होता है री इंश्योरेंस में, क्या होता है डबल इंश्योरेंस में ये होता है। डबल इंश्योरेंस मतलब कि हम लोग कराते हैं, री इंश्योरेंस मतलब कि री इंश्योरेंस कौन करवाता है, बेवकूफ बनाने वाले, और जो डबल इंश्योरेंस होते हैं जो बेवकूफ बन चुके होते हैं वो लोग करवाते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही था हमारा फायर इंश्योरेंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टू इंश्योरेंस टाइप ऑफ इंश्योरेंस की, मैराइन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस छोटा सा, इसे मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका दूंगा, बाकी आप क्लियर हो जाएगा आपको। और मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है, मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है, जब गुड्स को हम किसी शिप वगैरह से अगर ले जाते हैं तो उस केस में अगर कोई भी लॉस होता है तो मैराइन इंश्योरेंस में वो कवर अप होता है। और हर इंश्योरेंस की तरह इसमें भी हमें हर महीने प्रीमियम देना पड़ता है, सॉरी क्वार्टरली प्रीमियम देना पड़ता है, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम देना पड़ता है हमें, और इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में ये सब कुछ ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मराइन इंश्योरेंस आता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस होता है गुड्स से रिलेटेड इंश्योरेंस होता है। अगर गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, गुड्स में अगर कोई लॉस होता है तो कार्गो इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंदर आता है, उसमें कवर अप होता है। हल इंश्योरेंस पूरी शिप का इंश्योरेंस कराया जाता है, जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो भी फर्नीचर होता है हमारी शिप में, वो हल इंश्योरेंस के अंदर आता है। और फ्रेट इंश्योरेंस जो भी भाड़ा किराया होता है, अगर उसमें भी कोई कुछ लोग कवर अप नहीं कर पाते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उन्हें, फ्रेट इंश्योरेंस के अंदर कैटेगरी में आता है। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, लाइफ
जैसे किसी को भी इलनेस हो सकती है फ्यूचर में, कभी भी किसी को भी इलनेस हो सकती है, तो उससे उसको का ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है। इलनेस वगैरह हो गई, आप अगर आपको नॉर्मल इलनेस है तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, मेडिकल एक्सपेंस दिया जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा अगर ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो हेल्थ इंश्योरेंस में इतना ही सब कुछ आता है। मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं बोल दिया है, वही काफी है के लिए, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड आउट करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो अपना लास्ट है, क्या, पोस्टल सर्विसेज, जो कम्युनिकेशन है, तो उसकी हम बात करेंगे, जो अपना लास्ट टॉपिक होगा। आई थिंक इसके बाद भी एक टॉपिक होगा, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन सर्विसेज की, जो हमारा लास्ट टाइप है बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरीज में, ठीक है। उसके बाद भी है वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन, बट वो बहुत ही छोटे हैं तो उनको मैं थोड़ा हल्के में समझा दूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होते हैं? कम्युनिकेशन मींस होता क्या है? सबसे पहले ये देखिए, कम्युनिकेशन मींस होता है रिफर टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज व्यू बिटवीन टू पर्सन। जो भी दो पर्सन के बीच में आइडियाज और व्यू का एक्सचेंज होता है वो हमारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। जो कम्युनिकेशन टेक प्लेस होता है वो किन किन सोर्सेज के थ्रू होता है? या तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू होगा या तो टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू होगा। तो पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज। तो अगले पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज को बिल्कुल डिटेल। पोस्टल सर्विसेज कौन मैनेज करता है? ऑब्वियस बात है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, वो हमारा मैनेज करता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद पोस्टल सर्विसेज को, फिर उसके बाद टेलीकॉम सर्विस को पढ़ेंगे। चलिए नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज की। पोस्टल सर्विसेज किसके अंदर आती हैं? कम्युनिकेशन सर्विसेज की सबसे पहली बात थी, ठीक है। तो पोस्ट के थ्रू हम कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी परफॉर्म कर सकते हैं बिजनेस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टल सर्विसेज जो होती है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में मैनेज करती है, और बहुत ही ज्यादा रिलायबल होती है और इकोनॉमिक भी होती है। मतलब इसमें कम आपको कॉस्ट में आप क्या कहते हैं, इधर उधर कोई भी लेटर वगैरह आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ इसके फीचर्स होते हैं और कुछ इसके डिमेरिट्स भी होते हैं। सबसे पहला फीचर है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और रिलायबल होती है। बहुत सारे होते हैं, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, रिलायबल, मैनेज इन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल, और परफॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और अगर इसके डिमेरिट्स देखा जाए तो इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। अगर आप जानते होंगे, आप अगर किसी को लेटर वगैरह भेजते हैं, जैसे 1-2 रुपए की स्टैम्प, 1-2 रुपए का पोस्ट वो लिफाफा टाइप का होता है, एनवेलप सॉरी, तो उसमें आप अगर भेजते हैं तो बहुत दिन लग जाता है, 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ता लग जाता है। तो ये कम्युनिकेशन का जो था, ये पहले का मतलब कि पहले का टाइम, ट्रेडिशनल टाइम में मोस्टली ये ज्यादा यूज करा जाता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मेल सर्विसेज क्या क्या है और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या है इसकी। मेल सर्विसेज में यूपीसी वही मैंने बताया, जो इनवेलप वगैरह का यूज कर, कोरियर सर्विसेज के पहले ये चलता था, इनवेलप वगैरह का यूज करके 1-2 रुपए का इनवेलप खरीद के और उस किसी को भी मैसेज सेंड कर दिया और वो 1-2 हफ्ते में जा रहा है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? रजिस्टर्ड पोस्ट में हमारी टिकट्स वगैरह लगती नहीं, देखा होगा आपने, छोटी छोटी टिकट्स वगैरह लगती हैं, तो उसमें आप किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे आउटसाइड स्टेट भेजना है तो वो अच्छा रहता है। पार्सल वगैरह भी बहुत आजकल पोस्ट ऑफिस वगैरह हमारे परफॉर्म करने लगे। किसी को पार्सल सेंड करना है तो उसमें कुछ वो अपनी नॉमिनल फीस लेते हैं और फिर सेंड कर देते हैं। स्पीड पोस्ट तो आप जानते ही होंगे कि जल्दी, अगर इन सबके कंपैरिजन सबसे अच्छा स्पीड पोस्ट होता है, जल्दी कहीं चला जाता है। पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको एक बदले में आपको एक स्लिप पकड़ाएंगे और फिर वो बहुत ही जल्दी विद इन 2 और 3 डेज वो पहुंच जाता है, स्पीड पोस्ट, ठीक है। कोरियर सर्विसेज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर में, वो थोड़ा सस्ते होते हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो कोरियर सर्विसेज जो है चीपर हैं किसमें? प्राइवेट सेक्टर में कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब कि जो फाइनेंस, मतलब कि जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। पोस्ट ऑफिस भी अब बैंक का ये भी काम करने लगा है, वो भी डिपॉजिट करने लगा है पैसा, तो उसमें हम देखते हैं
रिकरिंग डिपॉजिट जैसे मैंने आपको बताया था, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने 500 या 1000 रुपए मुझे जमा करना पड़ता है। रिकरिंग 5 साल तक 10 साल तक ऐसे जमा करते रहो, ठीक है। एनएससी क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक बार आप फिक्स डिपॉजिट अमाउंट आप डिपॉजिट कर दीजिए, जैसे 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दी, फिर आपको वो 6 साल के बाद मिलेगा। 6 साल के बाद जब मिलेगा तो उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड होगा और आपको उसमें इनकम टैक्स में भी छूट दी जाएगी अगर आपका एनएससी अकाउंट है तो। एनएससी अकाउंट की तरह केवीपी भी हमारा होता है, केवीपी होता है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारा एनएससी परफॉर्म करता है, ठीक है। और पीपीएफ, पीपीएफ क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी यही होता है कि आपको मिनिमम क्या कहते हैं 15 साल तक आप 15 साल तक आप ये क्या कहते हैं पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। 15 साल तक मिनिमम 1.5 लाख रुपीस होता है कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। 15 साल तक करिए, उसके बाद आपको पूरा ये जो पैसा है मिल जाएगा, ठीक है। और मंथली इनकम स्कीम में क्या होता है, मंथली इनकम स्कीम में ये रहता है कि आपको जैसे ये मेनली ओल्ड एज जो पूरा बूढ़े लोग होते हैं जो रिटायरमेंट जैसे उनका हुआ, उनको 50-60 लाख रुपए एक साथ मिलता है, तो 50-60 लाख रुपए वो एक साथ बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। फिर उसका जो मंथली इंटरेस्ट आता है 10 साल तक के लिए डिपॉजिट कर दिया जैसे, तो 10 साल तक जो इंटरेस्ट आएगा वो बैठे बैठे वो खाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा होता है। बट पोस्टल सर्विसेज में ये तो अब ज्यादा यूज नहीं करा जाता है, इसमें पूरा पूरा डिपेंडेंट हो गया प्राइवेट सेक्टर में, ये लोग आजकल डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब हम बात करेंगे टेलीकॉम सर्विसेज की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पोस्टल सर्विसेज की क्या क्या होते हैं। ये मेल सर्विसेज होते हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं। रिकरिंग, एनएससी, केवीपी, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मंथली इनकम से स्कीम, ठीक है। तो ये है हमारे, ठीक है। जल्दी से आप नोट करिए, फिर मैं अगला टेलीकॉम सर्विसेज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टेलीकॉम सर्विसेज की। टेलीकॉम सर्विसेज जो है बैकबोन है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी बिना टेलीकॉम सर्विसेज के टेक प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि डेली टू डेली जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें टेलीकॉम सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले टेलीकॉम सर्विसेज आती है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज जो पीसीओ, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज वगैरह आप करते हैं, ये सारी कैटेगरी टेलीकॉम मोबाइल सर्विसेज के अंदर आती हैं। इन्हीं सब की हेल्प से हम लोग डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर पाते हैं और जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उन्हें भी परफॉर्म कर पाते हैं। फिक्स लाइन सर्विसेज जो है नॉर्मली केबल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, केबल या वायर लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जो नॉर्मली कंपनीज वगैरह में होता है, नॉर्मली किसी ऑफिस में भी हो सकता है, ठीक है। केबल सर्विसेज तो जानते ही होंगे, केबल सर्विसेज डायरेक्टली आपका जो टीवी वगैरह केबल रहती हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि पूरा पूरा कम्युनिकेशन, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखानी हो तो केबल सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं उस एरिया में, ठीक है। VSAT, VSAT क्या होता है, VSAT होता है वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल का इसलिए यूज होता है कि न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन मार्केट सर्विसेज रेट क्या चल रहे हैं ये सब पता चल करने के लिए VSAT सर्विसेज का यूज करा जाता है। और DTH सर्विसेज लेने के लिए आपको एक प्रॉपर सैटेलाइट छतरी टाइप की होती है उसे लेना पड़ेगा और एक सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा, तब आप DTH डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, ये आपको लेना पड़ेगा। ये सारे सोर्सेज जो होते हैं ये कम्युनिकेशन में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चाहे हमारा सेलुलर मोबाइल सर्विसेज हो, वो जो हमारा टेलीफोन से रिलेटेड है, टेक्स्ट मैसेज से, फिक्स लाइन सर्विसेज हो केबल के थ्रू हो रहा है, और सिंगल लाइन होता है। केबल सर्विसेज कई जगह कई होम्स को कवर कर देता है। एक कोई एडवर्टाइजमेंट, एक कोई कम्युनिकेशन अगर आपको देना है तो कई जगह वो चला जाएगा। VSAT जो न्यूज़पेपर ऑनलाइन मार्केट सर्विसेज और मार्केट के शेयर वगैरह क्या है, वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल का यूज होता है। और DTH सर्विसेज डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, DTH सर्विसेज को लेने के लिए डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड रहती हैं और इसको आप लेने के लिए सेटअप बॉक्स वगैरह और मंथली का जो भी चार्ज वगैरह होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे थे टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आते हैं। अब हम लोग लास्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ।
बात करते हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन की, जो अपना लास्ट टॉपिक है। जो बिजनेस सर्विसेज की दो कैटेगरी थी लास्ट की, हम लोगों ने पढ़ ली बिजनेस सर्विसेज के, तो सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज पढ़ी, फिर उसके बाद कौन सी सर्विसेज पढ़ी, फिर उसके बाद हमने अभी अभी कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज पढ़ी, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज वगैरह पढ़ी, ठीक है, बहुत सारी पढ़ी, ठीक है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज में क्या होता है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज में क्या होता है कि जैसे आपका गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होगा, तो गुड्स जैसे प्रोड्यूस होगा तो तुरंत तो कंजप्शन हो नहीं जाएगा, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करा जाएगा, तो वो जो स्टोरिंग फैसिलिटी है वो वेयर हाउसिंग में होती है। हालांकि प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक की जो जो प्रोसेस होता है, जो जो मतलब जहाँ जहाँ स्टोर करना लगता है, वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज रहती है। वेयर हाउसेज प्रॉपर एक बने होते हैं, आप घर में नहीं रख सकते हैं, कहीं एक प्रॉपर स्टॉक एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग में सर्विसेज में रखा जाता है, ये हेल्पफुल रहता है प्रोडक्शन किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत जानते ही हैं आप कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। जैसे कि आप किसी भी जैसे गुड्स को फ्रॉम मुंबई टू केरल भेजना है, तो बाय शिप, बाय शिप कह रहा हूँ मैं, बाय ट्रक, बाय प्लेन, ऐसे आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो रहते ही हैं, बट क्या कहते हैं एक हेल्पफुल रहते हैं प्रोड्यूसर की या मैन्युफैक्चरर की किसी भी गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंचाने में, ठीक है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज ये गुड्स को स्टोर करता है फॉर सर्टेन टाइम, जब तक वो मतलब सेल नहीं हो जाते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, गुड्स को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट करता है, जो उसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रेन, बाइक, किसी से भी आप सेंड कर सकते हैं गुड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपना ये टॉपिक आज यहीं खत्म होता है, बिजनेस सर्विसेज, और इसके बाद जो लेक्चर होगा वो अपलोड हो जाएगा। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।